जी, फटाफट से एक बार बॉयज को कंफर्म करा दीजिएगा दोस्तों। यार हम आपसे जो मैंने वादा करा था वो हम अब लेकर आ गए हैं। पर डे रात 8 बजे आपको जेजे के लिए मॉडल टेस्ट पेपर का सॉल्यूशन मिल रहा है और इस सॉल्यूशन में आपको इंग्लिश के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं और कंप्यूटर के भी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। और इंग्लिश का आपको हम पहले सॉल्यूशन देते हैं जिससे कि क्योंकि आपको इंग्लिश की बहुत आवश्यकता है। कंप्यूटर का कंटेंट तो बहुत सारा हम लोगों ने अवेलेबल करा रखा है। तो दोस्तों आपको पता है अब ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है, बहुत कम समय बचा हुआ है और उस कम समय में सिलेक्शन उसी का होगा जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेगा। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हैं, करीब-करीब हम लोगों ने 30 मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ दे रखे हैं कंप्यूटर और इंग्लिश के। तो डेफिनेटली नाम मात्र फीस यार 149 रुपीज। जाइए ज्वाइन करिए हमारे एफएलटीज को और एफएलटी ज्वाइन करके आप डेफिनेटली तौर पर प्रैक्टिस करिए। लेकिन ये तभी करना है जब आपका सिलेबस कंप्लीट है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो रामबाण कोर्स ज्वाइन करिए यार। यहाँ इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, कंप्यूटर का सिलेबस कंप्लीट करा रखा है, नोट्स डाल रखे हैं, टेस्ट सीरीज भी इसी में आपको मिल जाएगी, अलग से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो डेफिनेटली तौर पर ज्वाइन करिए। ये दोनों कोर्सेस हमारे इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे जिसकी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो दोस्तों करते हैं आज के धमाकेदार सेशन की शुरुआत। फटाफट से एक बार शेयर कर दीजिएगा, जहां जहां आप लोग कर सकते हैं वहां वहां एक बार शेयर ठोक दीजिएगा। बस व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम की आप लोग स्टोरी लगा दीजिएगा, चलेगा। तो अब आपको इंग्लिश वाले सर पढ़ाएंगे पहले 10 क्वेश्चन, देन इसके बाद मैं कंप्यूटर के पढ़ाऊंगा आपको 10 क्वेश्चन। Good evening, everyone. Everyone was very happy with him as he asked really stupid questions. तो हमें इसमें बताना है किस पार्ट में एरर है। अगर कोई भी एरर नहीं है तो आंसर डी लगाना है। तो यहाँ पर हम समझेंगे पहली बात, अगर किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, जबकि इसका कोई यहाँ यूज नहीं है फिर भी बता, एवरीवन, नो वन, समवन, एनीवन, समबडी। लेकिन ये क्वेश्चन टैग में बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, समबडी, नोबडी, एवरीबडी। अगर ये आते हैं तो इनके बाद सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। कैसी वर्ब? सिंगुलर वर्ब। मतलब इनके बाद आने वाला नाउन प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर आती है। लेकिन यहाँ इसका कोई कॉन्सेप्ट का रूल नहीं था। इसके बाद अगर ऑप आ जाता है तो नाउन प्रोनाउन तो सिंगुलर आता है लेकिन वर्ब प्लूरल ही आती है। तो एवरीवन वाज वेरी हैप्पी, मतलब सभी खुश थे उससे। एज ही आस्क रियली स्टूपिड क्वेश्चन। तो आप बताइए, अगर एज ही आस्क रियली स्टूपिड क्वेश्चंस, अगर उसने वास्तविकता में स्टूपिड क्वेश्चन, मूर्ख भरे क्वेश्चन पूछे होंगे तो एवरीवन वाज हैप्पी, क्या सभी उससे खुश होंगे? नहीं। तो इस सेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सभी उससे खुश नहीं होंगे, अनहैप्पी होंगे, खुश नहीं होंगे। इसका मीन्स यहाँ पर पार्ट ए में एरर है और ए पार्ट कहाँ पर है? हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो यहाँ पर हैप्पी नहीं आएगा, क्या होगा? अनहैप्पी। क्यों होगा? क्योंकि ये क्लियर बोल रहा है ही आस्क्ड रियली स्टूपिड क्वेश्चन, मतलब उसने पूछे कैसे? स्टूपिड क्वेश्चन, मूर्ख भरे क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति उससे खुश नहीं था, कोई भी उससे खुश नहीं था। आंसर हो गया बी। तो किस पार्ट में एरर है? बी में हैप्पी नहीं होगा, अनहैप्पी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा रोमला इज बियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। रोमला इज बियरिंग अ ब्लैक एंड द व्हाइट साड़ी। रोमला इज बियरिंग एन ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। रोमला इज बियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। तो आपको याद होगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में अच्छे से बताया। क्लास रुक गई है क्या? अच्छा अच्छा, बिल्कुल, गुड इवनिंग। तो ये मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की जब क्लास मैंने ली थी। तो अगर दो सब्जेक्ट हमारे एंड से जुड़े होते हैं, दो सब्जेक्ट अगर एंड से जुड़े होते हैं और दोनों के पहले आर्टिकल दिया होता है, सपोज कीजिए
पहले सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल दा लगा है और यहाँ पर दूसरे सब्जेक्ट के पहले भी आर्टिकल दा लगा है। तो इसका मतलब क्या था, अगर दो सब्जेक्ट हैं, दो सब्जेक्ट एंड से जुड़े हैं, टू आर्टिकल गिवन है, इसका मीन्स वो दोनों अलग अलग हैं, वो दोनों डिफरेंट हैं दोनों। तो हम वी कैन यूज प्लूरल वर्ब। कैसे यूज करते हैं? प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं, प्लूरल वर्ब, क्योंकि दोनों को अलग अलग माना जाता है। लेकिन जब दोनों सब्जेक्ट एंड से जुड़े हों और आर्टिकल केवल पहले वाले के लगा हो, या ये यहाँ पर दा ए कुछ भी, तो इसका मतलब ये जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वही दूसरा सब्जेक्ट है। इसका मतलब द प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर लिखा है, इसका मतलब वही व्यक्ति प्रिंसिपल है, वही कौन है? डायरेक्टर है। तो यहाँ पर फिर वी कैन यूज सिंगुलर वर्ब। किसका यूज करते हैं? सिंगुलर का। तो देखिए, रोमला इज अ बियरिंग, मतलब रोमला पहनी है अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। तो यहाँ पर नाउन एक ही है, साड़ी, तो साड़ी व्हाइट है और वही ब्लैक है। तो अगर हमने दो आर्टिकल यहाँ पर लगा दिए, इसका मतलब ब्लैक अलग हो जाती, व्हाइट अलग हो जाती। इसका मतलब अगर दो आर्टिकल होते तो यहाँ पर वर्ब कैसी आनी चाहिए थी? इसके ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ वर्ब आई है, तो ये सिंगुलर है। तो यहाँ पर दोनों अलग अलग उनकी बात नहीं है, साड़ी एक ही है तो आर्टिकल एक ही चाहिए। तो इसका मीन्स पहला भी रॉन्ग हो गया और दोनों अलग अलग हो जाती, दो साड़ियां हो जाती। दूसरा, रोमला इज बियरिंग अ ब्लैक एंड द व्हाइट। तो यहाँ पर देखिए, ये अ ब्लैक और द व्हाइट लिखा है, दो आर्टिकल है, साड़ी एक ही है, तो दो नाउन नहीं है। इसका मतलब वही साड़ी ब्लैक और व्हाइट ऐसे नहीं, इसका मीन्स ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो रोमला इज एन ब्लैक तो होगा ही नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग। तो आंसर क्या बचा? डी। तो हमारा आंसर होगा डी, रोमला इज बियरिंग अ ब्लैक एंड व्हाइट साड़ी। मतलब जो साड़ी है वही तो साड़ी ब्लैक है और वही व्हाइट है, और आर्टिकल भी एक लगा है, तो नाउन भी एक ही। क्लियर हो गया? नहीं तो एक ही नाउन के लिए पहले दो आर्टिकल आ जाते हैं दो सब्जेक्ट से, इसका मतलब वो दोनों अलग अलग हो जाते, और फिर वी कैन यूज प्लूरल वर्ब। क्लियर हुआ? तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपको अच्छे से क्लियर किया है कि वही साड़ी व्हाइट है वही ब्लैक है, इसलिए एक आर्टिकल आया है एंड से जुड़े हैं, तो इसका मीन सिंगुलर वर्ब है उस। तो आंसर क्या होगा? डी। तो यस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कोई डाउट होना नहीं चाहिए। द केप्ट माई फ्रेंड फॉर वीक्स। तो यहाँ पर देखिए, द न्यूज केप्ट, मतलब एक न्यूज को रखा गया मेरे फ्रेंड फॉर कई, हाँ, वीक से, यहाँ पर क्या होता है? कई सालों से, कई, हाँ। तो यहाँ पर फोर वीक्स, फोर सप्ताह का मतलब नहीं है, यहाँ पर कई ईयर्स की बात है, कई सालों से। तो यहाँ पर ये तो होगा नहीं न्यूज, और इन्वॉल्व भी नहीं होगा, इन्वॉल्व होना तो यहाँ पर बात नहीं। सॉरी, इंट्रोग्रेशन भी नहीं होगा, ना डिवर्ट होगा, क्योंकि यहाँ पहले से क्लियर। द असाइनमेंट केप्ट, द असाइनमेंट रखे गए हैं प्रिपेयर फॉर वीक्स, नो। तो यहाँ पर डिटेंड लिखा है, डिटेंड कैसे करेंगे कई सा? तो आंसर होगा, सीधी सी बात है ए, कि द इंजरी केप्ट माय फ्रेंड फॉर वीक्स। हाँ, तो इसका भी यहाँ पर इस मीनिंग को भी समझना है। इन कैप्टी लिखा है ना, इन कैप्टिटेट, इसका मीन्स होता है अशक्त। क्या होता है? अशक्त। इसका मीन्स हो गया कि वो जो बेचारा घायल था, इंजरी था, उसके कारण वो कई सालों से कैसा रहा? अशक्त रहा। कैसा रहा? इंजरी के कारण अशक्त रहा। इंजरी मतलब जो उसको चोट लगी थी उसके कारण वो अशक्त रहा, अच्छा उसने कोई भी काम करने में, चलने में सख्त नहीं रहा कई वर्षों से। तो आंसर होगा हमारा ए। तो ये थोड़ा सा सेंसेबल था, हमें समझना। चलिए नेक्स्ट। वैसे तो आप वैसे ही विद्वान हैं, आजकल गूगल के आगे आप, गुरु की कहाँ चल रही है? हाँ। नेक्स्ट, अ मैन हु इज अश्योर टू सक्सेस। तो इंडी यहाँ पर यहाँ पर लिखा है इंडिजीनियस का मीन्स होता है स्वदेशी। क्या होता है? स्वदेशी। ठीक है, नेटिव भी कह सकते हैं, सुनोनेम्स, नेटिव।
तो एक आदमी है हु इज श्योर टू सक्सेस। अब बात बताइए, अगर वो स्वदेशी है तो वो सफल हो जाएगा, ये सक्सेस, ये श्योर है, सफल एक वर्ड होता है ये सक्सीड। सक्सीड वर्ड जो होता है दिस इज वर्ब। सक्सेस वर्ब जो होता है दिस इज नाउन। सफलता नाउन होती है, सक्सीड सफल होना। तो इंडस्ट्रियल ये भी सेम है, दोनों औद्योगिक, तो ये तो कहीं से कहीं नहीं है। और तो आंसर क्या होगा डी। ये मैंने आपको कंजक्शन पढ़ाए थे जब अच्छे से बताया था। डी क्यों होगा, इंडस्ट्रियस मीन्स होता है डिलीजेंट व्यक्ति, मेहनती व्यक्ति, इसका मीन्स होता है मेहनती, डिलीजेंट। तो अगर अ मैन हु इज इंडस्ट्रियस या डिलीजेंट, जो आदमी मेहनती होता है, जो व्यक्ति पर्सन मेहनती होता है, इज श्योर टू सक्सेस, तो सक्सेड, तो इसका मतलब उसे 100% क्या होना है, सफल होना है। तो इसकी कंडीशन क्या है, यहाँ पर रिलेटिव प्रोनाउन है, मैन के लिए सही है। इसी रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग ये इससे पहले एंटीसीडेंट है, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब है, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या होगा इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती। अ मैन हु इज इंडस्ट्रियस, एक आदमी है वो इतना मेहनती ये होना चाहिए, ही इज श्योर टू सक्सेस, अगर वो मेहनती है तो 100% क्या होगा, सफल होना चाहिए, सफल होगा। क्लियर, सफल होना, ये श्योर वर्ड सक्सीड किसको दर्शाता है, इंडस्ट्रियस, मेहनती। ये कंजक्शन में बताया तो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। आई एम पुअर एट आई एम ऑनेस्ट, इसीलिए क्लास को वो जो क्लास आपको कराई गई है अच्छे से, उनको अच्छे से समझना है और क्या उसमें चीजें हैं। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट डे ही बताया था, एक ऑल्दो और दो, ये दो वर्ड होते हैं, दो और दो ऑल्दो, इनका मीन्स होता है यद्यपि, क्या होता है, इनका जो पेयर होता है वो या तो कॉमा से होता है या बाई टी एट से होता है। इसकी जो हिंदी निकलती है वो क्या निकलती है, फिर भी, कॉमा की भी फिर भी निकलेगी, एट की। इसका पेयर किससे नहीं होता है ये हमें ध्यान रखना है, इसका पेयर कभी भी हमें ध्यान रखना है वट कॉमा स्टिल से नहीं होता है। ऑल्दो और दो का पेयर किससे नहीं होता है, बट या स्टिल से नहीं होता है। इनका जो पेयर होता है वो किससे होता है, बाई टी एट या कॉमा से होता है। इसका जो रिजल्ट निकलता है, रिजल्ट वो हमेशा अपोजिट निकलता है। रिजल्ट कैसा निकलता है, अपोजिट, परिणाम हमेशा उल्टा निकलेगा। कैसे, देखिए एक सिंपल से सेंटेंस से आप समझेंगे, दो ही डज नॉट गो टू स्कूल कॉमा ही पासिस द एग्जाम। तो आप यहां समझे, यद्यपि वह स्कूल नहीं जाता फिर भी परीक्षा को क्या कर लेता है, पास कर लेता है। इसका मीन्स इसका रिजल्ट कैसा है, अपोजिट है। तो यहां पर सीधा सा आंसर देखिए, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, फिर भी कैसा हूं, ईमानदार हूं। तो इसका रिजल्ट हमेशा अपोजिट है, गरीब हूं लेकिन कैसा हूं, ईमानदार हूं। यहाँ पर तीन, अगर ये सेंटेंस केवल इतना ही होता, आई एम पुअर एट आई एम ऑनेस्ट, इसका मीन्स यहाँ पर बट भी आ जाता है, एट भी आ जाता है, स्टिल भी आ जाता है, तीनों अपोजिट नेचर के लिए यूज किए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में ये दो आ गया, इसलिए यहाँ पर दो का पेयर केवल एट से होता है। तो आंसर क्या होगा, सी, क्या होगा, सी। यद्यपि आई एम पुअर, यद्यपि मैं क्या हूं, गरीब हूं, फिर भी क्या हूं, ऑनेस्ट हूं, ईमानदार। क्लियर हो गया। तो यहाँ पर सी। दूसरा, बिकॉज का यूज हम रीजन के लिए करते हैं, कारण देने के लिए करते हैं। और दूसरा यहाँ पर वाइल का यूज हम ड्यूरेशन के लिए करते हैं, या इसका मीन्स जब तक भी होता है। हाँ, और वेयर का यूज आप जब भी क्वेश्चन वर्ड में करोगे तो कहाँ होता है,
और इसको रिलेटिव प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यूज करोगे तो इसको प्लेस के लिए करते हैं, और इसकी हिंदी जहां निकल देती है। क्या निकलेगी? जहां। कहां नहीं निकलेगी? हाँ, जैसे आपने कहा दिस इज द चैनल वेयर आई स्टडी, दिस इज द चैनल वेयर आई स्टडी, ये चैनल है जहां मैं पढ़ता हूं। क्लियर? तो आपने कहा वहां पर ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो वहां पर जहां है, और वेयर डू यू लिव आप कहते हो आप कहाँ रहते हो, दिस इज क्वेश्चन। तो आंसर क्या होगा हमारा? दो, अपोजिट नेचर। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 16, साइलेंस इज गोल्डन। फ्रेज का मीन्स बताना है, रियल मीनिंग साइलेंस इज गोल्डन। तो साइलेंस इज गोल्डन इसका मीन्स क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इट इज ओपन बेस्ट नॉट से एनीथिंग। अगर अक्सर अच्छा होता है तो हमें किसी से कुछ भी नहीं बताना चाहिए, शांत रहना चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा होगा किसी को कुछ ना बताए, ठीक है। दूसरा, वन मस्ट नॉट बी टॉकटिव, इसका मीन्स हमें ज्यादा बातूना नहीं होना चाहिए। तीसरा है पीपुल शुड अवॉइड द हैबिट ऑफ आर्ग्यूइंग अननेसेसरी, मतलब जो लोग उनकी आदत होती है, हैबिट होती है आर्गू करने की, अननेसेसरी लड़ाई करने की, तो उनको अवॉइड कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए हमें। दूसरा, बी शुड रेस्ट्रेन अवर सेल्फ फ्रॉम बीइंग वास्टफुल, तो ये भी नहीं है, तो आंसर ये भी नहीं है, टॉकिव भी नहीं, तो आंसर है कौन सा? सिंपल सा मीनिंग है, साइलेंस इज गोल्डन। क्लियर? इट इज ओपन बेस्ट, मतलब अक्सर वही अच्छा होता है, नॉट से एनीथिंग, जब हम किसी से कुछ नहीं बोलते। आंसर क्या होगा? ए, बिल्कुल। हाँ, पापा की परी जी का सही है। ठीक है। नेक्स्ट, टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट, विच ऑप्शन कंटेन्स द रियल सेंस ऑफ सेइंग, मतलब इसका रियल सेंस क्या है, कहने का मतलब क्या है? टू रॉन्ग्स डोंट मेक अ राइट। If somebody does something bad to you, the situation will not be improved by doing something bad. इसका मीन्स है if somebody does something bad to you, यदि कोई आपके लिए कुछ बुरा करता है तो the situation will not be improved by doing something bad to him, तो सिचुएशन कभी भी इम्प्रूव नहीं होगी उसके लिए। दूसरा, बी शुड बी केयरफुल इन टॉकिंग रिवेंज, मतलब हमें सावधानी पूर्वक उससे बदला लेने की कोशिश करनी चाहिए। ऐसा तो होगा नहीं। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग शुड नॉट बी वेरी हार्श, तो पनिशमेंट नहीं। इफ समबडी सिंसियरली, यदि कोई सिंसियरली है तो अपोलोगाइजेस, उससे क्षमा मांगनी चाहिए या कुछ भी। फॉर रॉन्ग डूइंग, जो गलत किया है। फॉर द राइट थिंग टू द फॉरगिव, और वो सही सोचा है कि वो आपको माफ कर देगा। नो, तो आंसर सीधा सा है, सिंपल सा, ए। इफ somebody डज समथिंग बैड टू यू द सिचुएशन विल नॉट बी इम्प्रूव डूइंग बाय समथिंग, आंसर क्या होगा? ए। क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 18, दे हैव रूम्स इन यूनिक हाउस, सी इज एन MP फ्रॉम यूपी, योर ब्रदर इज ऑनरेबल पर्सन, दिस इज एन यूनिवर्सिटी ऑफ ग्रेट। तो देखिए इसको समझेंगे अच्छे से, आपको आर्टिकल बताए थे यूनिक ऐसे लिखा जाता है, यूनिक। हाँ, कॉन्सोनेंट साउंड है, प्रोनाउंसिएशन, तो इसका मीन्स यहाँ ए नहीं आएगा, एन नहीं आएगा, ए आएगा। तो हमें तो ये बताना था करेक्ट कहाँ पर एन यूज किया गया है, एन हमारा किस में करेक्ट यूज किया गया है। तो ये मैंने आपको आर्टिकल की सीट में भी क्वेश्चन कराया था तो यहाँ पर नहीं है। दूसरा,
सी इज एन एम पी फ्रॉम यूपी, ये तो सही है। एमपी वोवल साउंड है, ऐसे भी लिखोगे एमपी इज वोवल, वी कैन यूज एन, ये सही है। ऑनरेबल पर्सन के लिए नाउन है, लेकिन ऑनरेबल के साउंड के अकॉर्डिंग लगाएंगे, तो ऑनरेबल में वोवल साउंड है, तो ये नहीं आएगा यहाँ पर। यूनिवर्सिटी में भी यहाँ पर एन रॉन्ग है, तो हमें तो एन वाला चेक करना था, तो ये तो वैसे ही रॉन्ग कर देते हम, ये वाला यहाँ होना नहीं, तो आंसर क्या हो गया सीधा सा बी। तो ये मैंने आपको क्यों डिटेल में नहीं है, इससे पहले वाली क्लास में ए और एन को मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, आंसर होगा बी। तो आपको ये भी समझना है कि आपके 10 क्वेश्चन में से कितने आपके बन रहे हैं, कितने सही एब्सोल्युटली आपके हो रहे हैं और कितने समझ में आ रहे हैं, कुछ तो आंसर की से ही कर रहे होंगे। हाँ, अगर एपेल्टी मिल गई है पहले तो ज्यादा हैबिट हो जाती है आंसर जानने की। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, यू आर थिंकिंग। तो देखिए सीधी सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर क्या आएगा, व्हाट, क्या आएगा, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट आर यू थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। तो ये क्या है, इसमें समझना है, यहाँ पर वर्ड के साथ ये क्लोज है, और इस क्लोज को आपको समझना है। नाउन क्लोज क्या होता है, यहाँ पर जो वर्ड है इसी की हिंदी यहाँ की और क्या दोनों निकलेगी। जैसे वेयर है, तो नाउन क्लोज में वेयर की हिंदी की और कहाँ दोनों निकलती है। इनके लिए अलग से हम की, कभी भी डब्ल्यू एच वर्ड आता है तो उसके पहले कंजक्शन दैट का यूज कभी नहीं करना है, हमें ध्यान रखना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन वर्ड आएगा दोनों साथ में बीच में उनके साथ कंजक्शन अलग से नहीं यूज करना है दैट। इसी वर्ड की हिंदी की और क्या होगी, इसी वेयर की हिंदी की और कहाँ होगी, वाई की हिंदी की और क्यों होगी, ये दिस इज नाउन क्लॉज। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, व्हाट यू आर थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो, तो आंसर होगा सीधे सा सी। हाँ, दूसरा एज मीन्स चूंकि, यहाँ पर आना नहीं है। वेयर प्लेस के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ वेयर, आई डोंट नो मैं नहीं जानता, वेयर यू आर थिंकिंग आप कहाँ सोच रहे हो, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। वाइल मीन्स जब तक, तो ये आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा हमारा, व्हाट, सी। हाँ, और इसके बाद हमेशा एक और चीज देखनी है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड मैंने आपको टेंस में बताया था मिडिल में आता है सेंटेंस के, तो उसके बाद हमेशा असर्टिव फॉर्म का यूज करते हैं। असर्टिव फॉर्म, असर्टिव फॉर्म क्या होता है, वाक्य को पॉजिटिव बनाना है, इस क्वेश्चन वर्ड के बाद पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का यूज करना है और पीछे फुल स्टॉप भी लगाना है, मतलब इंटेरोगेटिव फॉर्म का यूज नहीं करना है। इंटेरोगेटिव फॉर्म का यूज जब किया जाता है जब ये सेंटेंस की स्टार्टिंग में आते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड कहाँ आते हैं, सेंटेंस की स्टार्टिंग में। अगर इस सेंटेंस की स्टार्टिंग इनसे है तो पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे हमें, उसके बाद पीछे क्वेश्चन देन सब्जेक्ट और पीछे क्वेश्चन मार्क भी आएगा। लेकिन ये अगर सेंटेंस के मिडिल में है तो उसके बाद असर्टिव फॉर्म का यूज करेंगे पॉजिटिव, उसके बाद देन सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और पीछे फुल स्टॉप भी। क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट, तो आंसर था सी। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द इंस्पेक्टर सेड इट इज द मिक्स्ड स्कूल। तो ये भी बहुत अच्छे से डायरेक्ट ऑप्शन से चेक कर लिया करो, ये बहुत अच्छा सा है, इस हमें समझना है रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। ये देखिए यहाँ पर, ये कोई भी एक सेंटेंस में आपको बता रहा हूं, थोड़ा सा इन चीजों को समझ लेंगे तो आप एक सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा लिमिटेड कॉमा, डू यू नो, डू यू नो मी। तो आप इसको समझेंगे
क्या समझाना चाह रहा हूं यहाँ पर, देखो इसको बोलते हैं हम रिपोर्टिंग वर्ब। क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब। क्लियर? नरेशन की क्लास मेरी डली है लास्ट कोड वाली, अपनी जो एक इंग्लिश के नाम से अपना जो चैनल इसी में प्लेलिस्ट बनी हुई है, एक आप बिग सरप्राइज के नाम से अपने इसी चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें नरेशन की एक क्लास डली हुई है। उस क्लास को आप अच्छे से देख लेंगे, कभी भी नरेशन का आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। आप यहाँ समझेंगे ये सेड, सेड टू, टोल्ड, कुछ भी यहाँ लिखा हो इसे रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। ये रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और ये पूरा अगर कॉमा इनवर्टेड कॉमा से बाहर वाले पूरे सेंटेंस की बात करें तो ये रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच। इसको ऑप्शन से ही चेक कराना सिखा देंगे डायरेक्ट। और जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के अंदर जो होता है उसको हम कहते हैं सॉरी, ये जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के बाहर होता है इसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टिंग स्पीच। कॉमा इनवर्टेड कॉमा के जो इनसाइड होता है, जो आउटसाइड पूरा सेंटेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच के 3 पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब एंड रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। और ये होता है हमारा रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा इनवर्टेड कॉमा के इनसाइड होता है। तो आपको सीधा सा चेक करना है बेसिक क्वेश्चन, अगर ये सेंटेंस में रिपोर्टेड स्पीच, अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, किससे स्टार्ट होता है? हेल्पिंग वर्ब से अगर रिपोर्टेड स्पीच स्टार्टिंग होता है तो हमें कंजक्शन के रूप में इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर का यूज करते हैं। इफ या वेदर, तो आपको पता है 2 कंजक्शन होते हैं, एक यहाँ पर या तो इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। लेकिन अगर यही इंटेरोगेटिव रिपोर्टेड स्पीच अगर कोई क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होती है तो नो कंजक्शन, कोई भी कंजक्शन का यूज हम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? यहाँ पर इसी क्वेश्चन वर्ड को हम कंजक्शन बनाते हैं और इन दोनों के बाद हमेशा असर्टिव फॉर्म लिखते हैं, मतलब वाक्य को पॉजिटिव बनाते हैं। कैसा बनाते हैं? पॉजिटिव, पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब। तो और इस सेड, सेड टू, टोल्ड कुछ भी दिया हो इसको हटाकर आस्क्ड, इंटेरोगेटेड या इंक्वायर्ड का यूज करते हैं। आस्क्ड, इंटेरोगेटेड या इंक्वायर्ड का यूज करते हैं। तो डायरेक्ट ऑप्शन से चेक हो जाता है। ये हेल्पिंग वर्ब इस पहले है, पीछे क्वेश्चन मार्क भी लगा है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है तो हमें कंजक्शन इफ या वेदर देखना है पहले तो ऑप्शन में। तो देखिए पहले में लिखा है इफ, ठीक है, इसमें दैट लगा है, इसका मीन्स ये रॉन्ग है। इसमें इफ लगा है, चलो ये भी ठीक है, और इसमें दैट लगा है, ये रॉन्ग है। तो 2 ऑप्शन तो हमारे वैसे ही रॉन्ग हो गए। तीसरी कंडीशन क्या होती है? इंग्लिश वाला जादू इंग्लिश वाला जादू मैराथन के लिए रेडी रही है। संडे को जो मैराथन लेने वाला हूं वो इन सभी 50 क्लास जो मैंने ली है, 50 क्लास, उनका जादू ही क्लास होगी और उसमें ही आपके लिए जो आना है वो आ जाएगा। केवल 2 मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी और उसमें जो भी एक एक कंसेप्ट जो रह गया वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। और बस यही है कि जो वोकैब वाला पार्ट है उसको भी हम एक पीडीएफ में सेंड करूंगा प्रीवियस ईयर की, वो आपको कर लेना है, ठीक है। उसमें भी मैं मैराथन में भी लूंगा इंपोर्टेंट, क्योंकि बहुत सी फ्रेजल वर्ब हमारी रह गई हैं तो वो भी कवर करना है। तो यहां पर बात कर रहे हैं, ये 2 ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए थे कंजक्शन। तीसरी बात करेंगे कि सेड, सेड टू को हटाकर आस्क्ड लगाना है तो हम देखेंगे किस ऑप्शन में आस्क्ड है। क्या पहले वाले, यहाँ पर पहले वाले में आस्क्ड है? क्या सी वाले में आस्क्ड लिखा है? नहीं है। तो आंसर सीधा सा देख के ही क्या बन गया? ए। तो आंसर क्या हो जाता? ए। द इंस्पेक्टर आस्क्ड इफ इट वाज अ मिक्स्ड स्कूल। अगर मान के चलिए ये आस्क दोनों में सेम होता, अगर यहां पर भी आस्क मिल जाता और यहां भी आस्क मिल जाता तो फिर हम वर्ब को चेक करते। ये इज है प्रेजेंट, इसको ये बस फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलती है। इज एम-आर वॉज वर्ब में चेंज होता तो फिर हम यहाँ वॉज देखते हो। देखो वाक्य को पॉजिटिव बनाया गया है, पहले सब्जेक्ट है देन वर्ब। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन में कोई चेंजेस
नहीं होता है, तो आंसर क्या होगा हमारा फर्स्ट होगा। क्लियर हो गया? किसी को यहां तक कोई डाउट है? तो डायरेक्ट हमने कैसे ऑप्शन चेक किया था, इसको क्वेश्चन को देखना है और ऑप्शन नरेशन और वॉइस दो टॉपिक तो ऐसे हैं प्री के मार्क्स हैं, केवल कॉन्सेप्ट की एक दिन क्लास देखो उसके बाद ऑप्शन से चेक करो, उसमें कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट हमने चेक किया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, कंजक्शन ए पे वेदर आएगा। तो ये किसको चेक करना है, रिपोर्टेड स्पीच को। तो ए पे वेदर किस ऑप्शन में था, इसमें नहीं है, और कंजक्शन इसमें नहीं है, दो ऑप्शन रॉन्ग हो गए थे। फिर दूसरा हमने से आस्क दे लगाना है, सेड सेड टू टोल्ड के स्थान पर क्वेश्चन है, तो आस्क क्या इसमें है, तो इसमें भी नहीं था, तो सीधा ऑप्शन क्या बन गया था ये। अगर आस्क भी सही हो जाता तो फिर इधर वर्ब चेक करते, इज किस में फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म में बदलती है, इज एम आर वॉज वर्ब में चेंज होता है, तो इसका मीन्स आंसर क्या हो जाता, वॉज अ मिक्स्ड स्कूल। क्लियर हो गया? तो आंसर क्या होगा ए, और इसके बाद बाकी को पॉजिटिव बनाया जाता है, चाहे क्वेश्चन वर्ड का यूज करें चाहे एपी या वेदर का यूज करें। कंजक्शन के बाद हमेशा वाक्य को कैसे फॉर्म में लिखा जाता है, पॉजिटिव फॉर्म में, मतलब इनके बाद पहले सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का आपको यूज करना है, और पीछे फुल स्टॉप का भी यूज होना चाहिए क्वेश्चन वर्ड को हटाकर। ये ऑप्शन चेक हो गया, यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। प्लीज डाउट हो तो प्लीज टेल मी नाउ। एंड अब कंप्यूटर की क्लास है, आपको कंप्यूटर के क्वेश्चन भी ऐसे ही अच्छे से कराए जाएंगे सर के द्वारा। अगर इंग्लिश में कोई भी डाउट है इस एपएलटी में नंबर 3 में, तो प्लीज टेल मी। सर यूट्यूब पर आपकी क्लास कौन सी प्लेलिस्ट में है? यूट्यूब पर हमारी कोर्ट के लिए जो ग्रुप 4 के लिए 2022 में हुआ था उसके लिए प्लेलिस्ट बनी है, एक तो इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, इंग्लिश के नाम से, तो उसमें 10 के समथिंग या 12 के समथिंग वीडियो अवेलेबल है। दूसरी अ बिग सरप्राइज के नाम से, अ बिग सरप्राइज के नाम से है, उसमें मेरी 13 वीडियो उसमें है, ठीक है। उनमें ये कोर्ट के लिए कराई गई थी, और ये केवल, और इसी चैनल कौन सा है सर, इसी चैनल पर है एडवांस कंप्यूटर क्लासेस, जो आपके सामने लिखा है एडवांस्ड का उन्नत, ठीक है। तो ये इसी चैनल पर है एडवांस कंप्यूटर क्लासेस, अपने यूट्यूब में जाना और प्लेलिस्ट में जाइए, एक इंग्लिश के नाम से प्लेलिस्ट है, एक आप बिग सरप्राइज के नाम से है। इसमें वॉइस और नरेशन टेंस सभी की क्लासेस डली हुई हैं, एक एक, आप उनको भी वॉच करिए। मैंने आपको पहले भी बताया था, नरेशन और वॉइस का क्वेश्चन आपका एक भी रॉन्ग नहीं होगा, आपने प्रीपोजिशन का भी नहीं होगा, बहुत सी है क्लास और आगे करेंगे, तो आपका क्वेश्चन कहीं से भी रॉन्ग नहीं होगा, वहां पर बहुत से और प्रैक्टिस सेट भी डले हैं कुछ तो उनको भी आप कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन रॉन्ग होने का कोई भी चांस नहीं है। चलिए, और कोई डाउट? नो डाउट। चलिए अब कंप्यूटर की क्लास स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, चलेगा। तो कैसा रहा क्लास, कैसी रही भाई? चलो जी, तो मेरे हिसाब से बेहतर रही होगी और चलेगा। तो करते हैं यहाँ से शुरुआत। तो अब हमारा हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंप्यूटर वाला सेशन, ठीक है। ऐसे ही आपकी एग्जाम तक ये चलने वाला है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों क्या है कि आपकी 5 दिन का जो है वो ऑफ रहेगा, 5 डेज का ऑफ रहेगा। एंड दोस्तों हम लोग क्या करने वाले हैं, 5 डेज का जो सेशन है उसको ऑफ रखेंगे। क्यों रखेंगे? क्योंकि मेरी थोड़ी ट्रेनिंग है, अगर हो सकेगा तो इंग्लिश का मैं करवा दूंगा, अगर इंग्लिश का नहीं रहेगा तो हो सकता है कि मैं फिर 5 दिन का ऑफ रहे, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग है तो मेरे को बाहर जाना है। अगर यहाँ पर स्टूडियो में कोई रहा तो मैं इंग्लिश की क्लास स्टार्ट करवा दूंगा, अदरवाइज हो सकता है कि अगर कोई नहीं रहा, मेरे लॉक लगा के जाना पड़ा भोपाल, तो हो सकता है कि मैं ऑफ रहे, है ना। आई थिंक 28 तारीख को हम लोग पढ़ा के चले जाएंगे, 29, 30, 31, 1, 2 और 3, 6 दिन का ऑफ रहेगा, ठीक है। हाँ जी, देखिएगा, तो हम करते हैं शुरुआत दोस्तों। एंड ये है हमारा, इन लैपटॉप इज यूज टू कन्वर्ट एसी टू डीसी। लैपटॉप के अंदर दोस्तों एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, फटाफट से बताइएगा, है ना। इन लैपटॉप यूज टू कन्वर्ट, है ना, मतलब सिंपल सी वाली बात है, किसी लैपटॉप के अंदर
है ना। तो सॉरी, ये था हमारा पहला प्रश्न, है ना। जो हमारा किसी प्रकार का कोई लैपटॉप हो और उस लैपटॉप के अंदर अगर आप क्या कन्वर्ट करना चाहते हैं, एसी से डीसी में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एसी का पूरा नाम होता है एनालॉग करंट और डीसी का पूरा नाम होता है साथियों डायरेक्ट करंट। तो दोस्तों आप लोगों ने अगर कभी गौर से देखा हो, जो हमारा लैपटॉप होता है, लैपटॉप का एक अडेप्टर होता है, अडेप्टर होता है, जैसे कि आपने चार्जर की तरह एक अडेप्टर होता है, इसकी एक केबल होती है जो आपके लाइट के बोर्ड में होती है, यहाँ से केबल निकल कर जाती है जो कि यहाँ पर लैपटॉप में लगी होती है। तो यहाँ जो लाइट का जो बोर्ड होता है, यहाँ से क्या आती है साथियों, एसी आती है। फिर ये जो अडेप्टर है वो क्या करता है, इसे डीसी में कन्वर्ट करता है और इस केबल के माध्यम से डीसी करंट जाता है और आपके लैपटॉप के अंदर जाता है और लैपटॉप जो है वो डीसी से चलता है। तो इससे इसमें कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो इस अडेप्टर का काम होता है और इस अडेप्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, एसी अडेप्टर कहते हैं, यानी एनालॉग करंट अडेप्टर कहते हैं। अगर इसका फुल फॉर्म आ जाए तो इसे हम लोग बोलते हैं एनालॉग करंट के नाम से इसे जानते हैं, अडेप्टर इसे मेरे दोस्तों कहा जाता है। ठीक है जी। इसे कौन सा अडेप्टर कहेंगे साथियों, इसे कहेंगे एनालॉग अडेप्टर का नाम इसे बोल देंगे। ठीक है। एंड रजिस्टर आपको पता है हमारा एक टेम्परेरी टेम्परेरी मेमोरी के अंतर्गत आता है। रजिस्टर किस में आता है, टेम्परेरी मेमोरी में आता है। और ये हमारी जो टेम्परेरी मेमोरी होती है दोस्तों, ये जिसे हम लोग रजिस्टर रजिस्टर कहते हैं। ठीक है। एंड जो कि सीपीयू का एक पार्ट होता है, आपको पता है सीपीयू तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो ये तीन चीजें होती है जिसे टेम्परेरी मेमोरी कहते हैं या फिर इसे मेमोरी यूनिट कहते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, क्या कहते हैं साथियों, मेमोरी यूनिट कहते हैं। आपकी क्लास बन रहेगी। हाँ, अभी मैं बता दूंगा, अभी आप पढ़ने पर फोकस करिएगा। ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर अलग प्रकार की चीज होती है जो किसी चीज को ट्रांसमिट करती है, जैसे कि मॉडेम जो है वो एक ट्रांसमीटर के अंतर्गत आता है, राउटर एक ट्रांसमीटर में आता है ना। ऐसे ही बहुत सारी चीजें और भी डिवाइस है जो ट्रांसमीटर में आता है ना। रेक्टिफायर तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर, है ना। रेक्टिफायर कुछ होता नहीं है यहाँ पर, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो एम्पलीफायर होता है। एम्पलीफायर, एम्पलीफायर क्या करता है, आपकी जो वीक वॉइस होती है, क्या होती है दोस्तों, जो वीक वॉइस होती है उसे किस में कन्वर्ट करता है, स्ट्रॉन्ग वॉइस में, है ना। स्ट्रॉन्ग वॉइस में कन्वर्ट करने का जो काम होता है वो किसका होता है दोस्तों, एक्चुअली में एम्पलीफायर का होता है। एम्पलीफायर का काम क्या होता है, वीक वॉइस को स्ट्रॉन्ग वॉइस में कन्वर्ट करना, तो जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये बात आप थोड़ा सा याद रखिएगा, चलेगा। सेकंड प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब बताइएगा कि इसका जवाब क्या होने वाला है जी। देखिएगा प्रश्न क्या कहता है साथियों कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ एन प्राइमरी मेमोरी, है ना। तो यहाँ पर आपको प्राइमरी मेमोरी का एग्जांपल बताना है ना। अल्टरनेटिव, सॉरी, हाँ हाँ, एनालॉग करंट भी बोलते हैं, अल्टरनेटिव, सॉरी 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 सॉरी, एसी वो मैंने एनालॉग सिग्नल समझ लिया हाँ, अल्टरनेटिव करंट बोलते हैं और डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, क्षमा चाहता हूँ। ये लखन जी ने सही बोला है, अल्टरनेटिव होता है जी, डेफिनेटली, है ना जी। फटाफट से बताइएगा। और यहाँ कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एग्जांपल ऑफ प्राइमरी मेमोरी। दोस्तों आप लोग बहुत सुंदर जवाब दे रहे हैं एंड राहुल, पापा की परी, अमृत धोरबे, बहुत सही आंसर है। एंड देखो जी, आप लोग यार लाइव आते हैं ना तो अच्छा लगता है यार, है ना। आप लोग क्लास के अंदर लाइव आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है यार। तो आप लोग लाइव आया करें और यार आपको बहुत बेहतर सेट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। इंग्लिश का भी बहुत अच्छा यहाँ पर चल रहा है, आप लोग जानते हैं इस बात को। एंड इंग्लिश का भी बहुत अच्छा आपको पढ़ाया जा रहा है और आपको पता है कंप्यूटर का तो आपको पढ़ाया ही जा रहा है, तो इंग्लिश का भी बहुत अच्छा चल रहा है। इस बात का आप लोग बता सकते हैं बेहतर कि अच्छा चल रहा है या नहीं। मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, यानी जो क्वेश्चन आंसर जो सॉल्यूशन होता है वो इनका बहुत अच्छा कराया जाता है। आई थिंक सिलेबस, आई थिंक ये उतना अच्छा नहीं होता, आई थिंक शायद जहां तक मैंने देखा है, बट ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है, बहुत सुंदर तरीके से पढ़ाते हैं यार, है ना। तो देखिएगा लिखा है तो यहाँ प्राइमरी मेमोरी का मतलब होता है ऐसी मेमोरी जिनमें तब तक डेटा रहता है जब तक कि पावर कंटिन्यूसली यहाँ पर अवेलेबल होती है। जैसे ही यहाँ से पावर कट होती है वैसे ही यहाँ से डेटा का लॉस हो जाता है। इस प्रकार की मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यहाँ पर बात करें एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव, दैट इज ये जो है हमारी एचडीडी हाई डिस्क ड्राइव की तरह होती है, जिसे हम लोग सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं।
ये किस में आता है साथियों, सेकेंडरी मेमोरी में आता है, क्योंकि इनके अंदर जो पावर रहे या ना रहे, मतलब इन मेमोरीज के अंदर पावर जाए या ना जाए, तब भी इनमें डेटा मौजूद रहता है। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कि हमारी ये जो मेमोरी है सेकेंडरी मेमोरी, वो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं। एग्जाम्पल मैं बता सकता हूं आप लोगों को, ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, उन मेमोरी को हम लोग मेरे दोस्तों सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। और ऐसी मेमोरी जो प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती हैं, उन्हें हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। तो ये इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, ये भी इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, ये भी इनडायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, बट ये जो है प्रोसेसर से डायरेक्टली कम्युनिकेट करती है, इसलिए दोस्तों हम इसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। आंसर हमारा ए बिल्कुल सही है। यूएसबी का पूरा नाम आप लोगों को पता है, यूनिवर्सल यूनिवर्सल सीरियल बस कहा जाता है। यूएसबी का पूरा नाम क्या होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यहाँ पर जो सीडी का पूरा नाम होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि हमारी ऑप्टिकल मेमोरी है ना, ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती है। ये किस में आती है साथियों, ये ऑप्टिकल मेमोरी के अंतर्गत आती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, यानी सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। इसकी स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 700 MB होती है, एंड ये अलग अलग प्रकार की होती है, जैसे वन साइडेड, टू साइडेड, इस प्रकार से ये मौजूद होती है। हाँ, प्राइमरी जो मेमोरी होती है वो दो प्रकार की होती है साथियों। एक होती है हमारी वोलेटाइल मेमोरी, क्या होता है, वोलेटाइल मेमोरी, और एक होती है हमारी जिसे हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी। क्या है, एक है वोलेटाइल मेमोरी, दूसरी है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल मेमोरी का मतलब ऐसी मेमोरी जो स्थायी अस्थायी होती है, इनका मतलब क्या होता है, अस्थायी, और इसका मतलब क्या होता है साथियों, स्थायी। ठीक है, एंड जैसे कि इसके अंतर्गत यहाँ पर रैम आती है, एंड सॉरी रैम आती है, और कैश मेमोरी आती है, और यहाँ पर एक और आता है जिसका नाम है रजिस्टर। ठीक है, ये आता है। नॉन वोलेटाइल में जो है हमारी रोम आती है, एंड यहाँ पर पी रोम आती है, एंड ईपी रोम आती है साथियों। साथ साथ में यहाँ पर डबल ईपी रोम आती है। ये जो मेमोरीज होती हैं, इन्हें हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, और इन्हें कहा जाता है क्या, वोलेटाइल मेमोरी। तो ये हमारा सेकंड प्रश्न का एक्सप्लेनेशन रहा। चलेगा, आगे बढ़ते हैं थर्ड प्रश्न की ओर, थोड़ा सा समझते हैं और जानते हैं। फटाफट से इसका जवाब दीजिएगा कि हमारा तीसरा प्रश्न क्या कहता है। जी दोस्तों, फटाफट से बताइएगा थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, सुनिएगा। एंड व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज पावर्ड ऑफ, इट इज कॉल्ड, है ना, व्हेन वी स्टार्ट अ कंप्यूटर दैट इज पावर्ड ऑफ। अगर आपका कंप्यूटर पावर्ड ऑफ करने के बाद आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ है और आपका कंप्यूटर स्टार्ट करा जा रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, है ना। वैसे मैं इसकी हिंदी बता देता हूं, तो हो सकता है कि आप लोग जल्दी सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इसकी हिंदी ना बताऊं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा वहां कोशिश करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूं कि आप कोशिश करें और आंसर दें, है ना। चलेगा, इंग्लिश का अच्छा चल रहा है जी, थैंक यू। एंड आप लोग बोल रहे थे कि देखो जी, आप लोग बोल रहे थे यार कि सर ये बैच के आप लोग बोल रहे थे कि ये जो बैच है इसमें कंटेंट जो है कितना बेहतर दिया जा रहा है, क्लास का टाइमिंग मेन प्रॉब्लम था। बट अब साथियों मुझे लगता है कि आपकी सारी शिकायतें दूर हो गई होंगी। ये जो 20 दिन है ना साथियों आप लोगों के, मैं वादा करता हूँ ये 20 दिन, यानी 20 तारीख को आपका पेपर है, आज आपको पता है 24 तारीख है, 6 दिन ये है, 20 दिन ये है, 26 दिन जो आपके हैं, ये 26 दिन आपको इतना बेहतर तरीके से क्लास मिलने वाला है जिसकी कोई हद नहीं है साथियों। और मुझे लगता है ये 26 दिन अगर जो बच्चा लाइव आ गया और जिसने हमारे साथ प्रिपरेशन कर ली, मुझे लगता है उसका सिलेक्शन बहुत आगे तक उसके चांसेस हो जाएंगे। बस आपको प्रैक्टिस करनी है, किसकी, मेरे दोस्तों, इन क्वेश्चंस की और हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग की, है ना। चलेगा, आंसर दीजिएगा साथियों। एंड यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर आप मेंशन करा करें तो बेहतर रहेगा जी। अमित बहुत सुंदर, लखन, एंड जी इसका आंसर जो है वो कोल्ड बूटिंग, बहुत बढ़िया आंसर है। देखो ये प्रश्न क्या बोल रहा है, देखो एक्चुअली में इसका देखो जी, जब हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट में आपका कोल्ड बूटिंग उत्तर भी हो सकता है और वार्म बूटिंग उत्तर भी हो सकता है। अब डिपेंड करता है कि कब अब यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि साथियों कब यहाँ हमारा कोल्ड बूटिंग होगा और कब हमारा यहाँ पर वार्म बूटिंग होगा। अगर पहले से आपके कंप्यूटर की पावर ऑफ थी, यानी पहले से कंप्यूटर ऑफ था, पावर ऑफ थी मतलब पहले से कंप्यूटर बंद था, यानी कंप्यूटर बंद था और आप स्टार्ट करेंगे, इसका मतलब क्या है, कंप्यूटर स्टार्ट हो रहा है, कंप्यूटर री स्टार्ट नहीं हो रहा है।
अगर पावर ऑन थी उसके बाद कंप्यूटर स्टार्ट किया जा रहा है, इसका मतलब है रीस्टार्ट हो रहा है। बट ये बोल रहा है पावर ऑफ है, इसका मतलब है कि भैया वो स्टार्ट हो रहा है। और जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब साथियों उसे हम लोग बोलते हैं कोल्ड बूटिंग, और जब कंप्यूटर री स्टार्ट होता है तब उसे हम लोग बोलते हैं साथियों वार्म बूटिंग, है ना। एंड आई थिंक स्विच ऑन यहाँ कुछ होता नहीं है। रेस्ट रीस्टार्टिंग जो होती है वो हमारी सॉफ्ट बूटिंग कहलाती है, या फिर उसी को हम लोग क्या है वार्म बूटिंग के अंतर्गत रख देते हैं। बूटिंग का मतलब होता है कंप्यूटर का स्टार्ट होना। बूटिंग का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर का स्टार्ट होना जो है उसे बूटिंग कहा जाता है। चलेगा, ये रहा हमारा फोर्थ प्रश्न। देखिएगा, तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या है समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज नॉट रिप्रेजेंट नेटवर्क हार्डवेयर कंपोनेंट। निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है। सिंपल सी वाली बात है, निम्न में कुछ चार डिवाइस दिए हुए हैं, और ये जो हमारे 4 डिवाइस हैं इनमें से कौन सा डिवाइस नेटवर्क हार्डवेयर के अंतर्गत नहीं आता है, ये बताना है। स्लीप एंड हाइबरनेट किस टाइप की बूटिंग है। देखिएगा, स्लीप किस बूटिंग नहीं कहलाती है, हाइबरनेट बूटिंग नहीं कहलाती है, क्योंकि जब कंप्यूटर स्लीप मोड में जाता है तो वो बंद नहीं होता है। बूटिंग तब होती है जब कंप्यूटर बंद होने के बाद दोबारा चालू होता है, उसे बूटिंग कहते हैं। लेकिन स्लीप मोड में कंप्यूटर बंद नहीं होता है, हाइबरनेट मोड में कंप्यूटर बंद नहीं होता है ना। अगर कंप्यूटर बंद ही नहीं होता है तो फिर उसे बूटिंग ही नहीं कहेंगे। ठीक है लखन भाई, उसे क्या बूटिंग ही नहीं कहेंगे। स्लीप मोड एक नॉर्मल सी चीज है, एंड हाइबरनेट एक ऐसी कंप्यूटर की एक ऐसी स्थिति है, या स्लीप मोड कंप्यूटर की एक ऐसी स्थिति है जिसमें कंप्यूटर की पावर कंजप्शन बहुत कम हो जाती है, लेकिन कंप्यूटर बंद नहीं होता है ना। हाँ, कंप्यूटर बंद कब होता है, जब रीस्टार्ट होता है, तो उसे हम लोग फिर वार्म बूटिंग कह देते हैं। एंड जी हाँ, बिजली की बचत हो जाती है स्लीप मोड में, और हाइबरनेट मोड में क्या हो जाता है, बिजली की बचत हो जाती है। जी, फोर्थ प्रश्न। तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा नेटवर्क डिवाइस है जो कि नेटवर्क डिवाइस नहीं है, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस नेटवर्क डिवाइस के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपको पता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड एनआईसी एक नेटवर्क डिवाइस है, जो कि इंटरनेट है ना, जो कि इंटरनेट कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का इंटरनेट कनेक्शन लेना है तो विदाउट एनआईसी के आपको नहीं मिलेगा। अगर आपके कंप्यूटर में एनआईसी कार्ड नहीं है तो इंटरनेट का कनेक्शन या कोई केबल कुछ कनेक्ट ही नहीं होगा विदाउट इंटरनेट के। ठीक है, दूसरा है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एफटीपी। तो दोस्तों एफटीपी कोई हार्डवेयर नहीं है, ये पूछ रहा है हार्डवेयर, तो ये कोई हार्डवेयर नहीं है, ये क्या है, प्रोटोकॉल है। और प्रोटोकॉल आपको पता है कलेक्शन, है ना, कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन। ठीक है जी, रेगुलेशन। ठीक है जी, तो कलेक्शन होता है किसी रूल्स एंड रेगुलेशन का, जो कलेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल कहते हैं। कलेक्शन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, दैट इज अ प्रोटोकॉल। ठीक है, तो एक रूल्स एंड रेगुलेशन का जो कलेक्शन होता है साथियों, उसे क्या कहा जाता है, प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसे हम लोग बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो यही करेक्ट उत्तर है, क्योंकि ये कोई हार्डवेयर नहीं है, यानी इवन ये हार्डवेयर ही नहीं है, और ऊपर से साथ ही बोल रहे हैं नेटवर्क हार्डवेयर नहीं है, तो ये डेफिनेटली नेटवर्क हार्डवेयर नहीं है, ये नेटवर्क का प्रोटोकॉल है। स्विच एक नेटवर्क हार्डवेयर है जो कहीं ना कहीं ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे ब्रिज काम करता है वैसे स्विच काम करता है, बस अंतर इतना है ब्रिज में सिर्फ 2 पोर्ट होते हैं, और स्विच आपको बहुत सारे पोर्ट्स की कैटेगरी में मिल जाता है। 12 पोर्ट में मिल जाता है, 8 पोर्ट में मिल जाता है, 16 पोर्ट मिल जाता है, 24 पोर्ट, 32 पोर्ट, 48 पोर्ट, ऐसे अलग अलग प्रकार के पोर्ट्स में, 64 पोर्ट में मिल जाता है, 128 पोर्ट में मिल जाता है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पोर्ट्स में आपका स्विच आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो और स्विच का काम क्या होता है, मल्टीपल नोड पर नेटवर्क को ट्रांसमिट करना, या मल्टीपल नोड पर नेटवर्क को भेजना, दैट इज स्विच। एंड हब जो है वो भी एक नेटवर्क डिवाइस है जो कि एक स्टार टोपोलॉजी को क्रिएट करता है। ठीक है, चलेगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा फिफ्थ प्रश्न, देखिएगा, बताइएगा फटाफट से फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग अप्रोच इज ट्रू फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच टाइम शेयरिंग सिस्टम से संबंधित है, यानी ट्रू है। ट्रू मतलब संबंधित है, फॉल्स मतलब संबंधित नहीं है। तो बताइएगा कौन सा अप्रोच जो है वो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंधित है। क्या वो बैच प्रोसेसिंग है, क्या वो सिंगल यूजर है, या
इंटरेक्टिव मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच या फिर सिंगल यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच? फटाफट से बताइएगा। तो क्या होने वाला है ना, टाइम शेयरिंग, है ना। फिफ्थ का सी बोल रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट जवाब है फिफ्थ का सी। तो पांचवें प्रश्न में ये बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अप्रोच जो है वो टाइम शेयरिंग है, टाइम शेयरिंग सिस्टम है। मतलब इसका कहना क्या है, निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी चीज है जो टाइम शेयरिंग से संबंधित है, इस क्वेश्चन का कहना ये है। तो देखो जी, बैच प्रोसेसिंग में टाइम शेयरिंग नहीं होती है। क्यों? क्योंकि बैच प्रोसेसिंग में किसी भी एक प्रोसेस को तब तक चलाया जाता है जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती। और भैया टाइम शेयरिंग का मतलब होता है कि किसी एक प्रोसेस को रोककर किसी दूसरी प्रोसेस को रन किया जा सकता है, उसे हम बोलते हैं टाइम शेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ टाइम शेयरिंग तो है नहीं, बैच प्रोसेसिंग में किसी प्रोसेस को छोड़ा नहीं जाता है, उस प्रोसेस को तब तक चलाया जाता है जब तक कि वो कंप्लीट नहीं हो जाती। तो ये तो एक्चुअली में होगा नहीं। सिंगल यूजर अप्रोच में भी यही होता है, किसी भी एक प्रोसेस को तब तक चलाया जाता है जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती, उसके बाद दूसरी प्रोसेस चलती है। तो यहाँ सिंगल यूजर होगा, इसका मतलब यहाँ टाइम शेयर नहीं होगा। टाइम शेयर का मतलब होता है जैसे P1 प्रोसेस चल रही है, अगर P2 प्रोसेस आई तो P1 प्रोसेस को रोककर P2 प्रोसेस चला दी जाती है। यानी 10 मिनट जो P1 प्रोसेस को दिया गया है, उस 10 मिनट में से किसी अन्य प्रोसेस को शेयर कर दिया जाता है। तो ऐसा कहाँ होता है? ऐसा इस सिचुएशन में होता है इंटरेक्टिव मल्टी यूजर मल्टी प्रोग्रामिंग अप्रोच। मतलब एक से अधिक यूजर, एक से अधिक प्रोग्राम जहां चलाने की कोशिश करते हैं, वहां टाइम शेयरिंग ही होता है। अगर टाइम शेयरिंग नहीं होगा तो मल्टीपल प्रोग्राम चल ही नहीं सकते हैं। क्योंकि आपको पता है जितने भी माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं उनमें सिंगल माइक्रो प्रोसेसर लगा होता है। और अगर एक माइक्रो प्रोसेसर से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स चलाना चाहते हैं या मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करना चाहते हैं, तो वहां आपको जो एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को समय दिया गया है उसे मल्टीपल प्रोग्राम्स के साथ आपको शेयर करना पड़ेगा, तभी जाके आप वो काम कर पाएंगे, अदरवाइज वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर टाइम शेयरिंग होगा तो ही ये काम होगा। इसलिए आंसर यहाँ सी बिल्कुल सही होने वाला है। सिंगल यूजर में तो ये होगा ही नहीं मेरे साथियों, संभव ही नहीं है। चलेगा, नेक्स्ट प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, फटाफट से जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा। यस, देखो जी, द अदर नेम ऑफ इंकजेट प्रिंटर इज, यानी हमारा इंकजेट प्रिंटर का दूसरा नाम क्या होता है ना। देखो जी, जिस प्रकार से आपके मेन एग्जाम के अंदर चीजें पूछी जाती हैं उसी प्रकार से यहाँ क्वेश्चंस को लाया जा रहा है। इंग्लिश में ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है, एंड इसी टाइप के प्रश्न आते हैं। एंड यहाँ 6 का बी आंसर दिया जा रहा है, अमित लखन, बहुत सुंदर, बी आंसर है। एंड यहाँ पर जो हमारा इंकजेट प्रिंटर होता है उसे फ्लोट जेट प्रिंटर नहीं कहते हैं, उसे लाइन जेट प्रिंटर भी नहीं कहते हैं, उसे लिक्विड जेट प्रिंटर नहीं कहते हैं, उसे बबल जेट प्रिंटर कहते हैं। क्योंकि मेरे दोस्तों, इंक जेट प्रिंटर जो है वो कलर प्रिंटिंग करता है। क्या करता है साथियों? कलर प्रिंटिंग का काम करता है। तो जो हमारी कलर प्रिंटिंग होती है वो इंकजेट प्रिंटर से होती है। यहाँ पर जो कलर प्रिंटिंग होती है वो किसके माध्यम से होती है? इंकजेट प्रिंटर से होती है। इसलिए बबल प्रिंटर भी कलर में प्रिंट होते हैं और इंकजेट प्रिंटर से भी कलर प्रिंटिंग होती है। इसलिए कहीं ना कहीं दोनों का एक दूसरे से कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए एक दूसरे को नाम को शेयर कर लिया जाता है। अगर यहाँ पर बाला बोला जाए, बाला नहीं जाए बोला जाए, यदि यहाँ पर बोला जाए तो यहाँ अगर कलर प्रिंटिंग होती है तो यहाँ प्राथमिक या कौन सा कॉन्सेप्ट होता है कलर का जो दोनों में काम करता है? वो होता है सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक का कॉन्सेप्ट होता है जो कलर प्रिंटिंग में काम आता है। और अगर आपसे पूछा जाए प्राइमरी कलर, तो वो आरजीबी होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू होते हैं। ठीक है, इन्हीं 3 कलर के कॉम्बिनेशन से अन्य कई कलर्स को बनाया जाता है और कई कलर्स को वहां पर क्रिएट किया जाता है। ठीक है, आप लोगों का गलत जवाब था जी। अच्छा जी, एंड सेवेंथ प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि सेवेंथ क्वेश्चन क्या कहता है। सर, लेजर प्रिंटर एंड एलईडी प्रिंटर में क्या डिफरेंस है? देखिएगा, लेजर प्रिंटर और एलईडी प्रिंटर में जनरली कोई डिफरेंस नहीं है। लेजर प्रिंटर को ही एलईडी प्रिंटर कहते हैं। हाँ, लेजर प्रिंटर के 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक नॉर्मल लेजर प्रिंटर और एक एलईडी लेजर प्रिंटर। अंतर क्या है? ऐसा लेजर प्रिंटर जिसमें प्रिंटर के अंदर किसी प्रकार की कोई डिस्प्ले नहीं है, जिस डिस्प्ले का यूज करके आप प्रिंटर की कोई सेटिंग में परिवर्तन कर सकें।
जैसे कि फोटोकॉपी वाली जो मशीन होती है उसमें एक डिस्प्ले दी होती है, उस डिस्प्ले और एक पैड दिया होता है, वहाँ बटनों को फंक्शंस दिए होते हैं, उस फंक्शन से आपकी फोटोकॉपी थोड़ा डार्क निकालनी है, लाइट निकालनी है, कलर्ड किस किस टाइप की निकालनी है, वो वहां से चेंज कर सकते हैं। दैट इज एलईडी या एलसीडी प्रिंटर, लेजर प्रिंटर। बट ऐसा लेजर प्रिंटर जिसमें वो एलईडी नहीं लगी हुई है, नॉर्मली जो भी आप चेंजेस करेंगे कंप्यूटर से प्रिंट देते समय करेंगे, लेकिन प्रिंटर से कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। दैट इज नॉर्मल लेजर प्रिंटर। तो आई थिंक ये बात समझ में आपके आ गई होगी। देखिएगा, तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो सुन लीजिएगा साथियों। इंकजेट लेजर एंड थर्मल आर कॉमन टाइप ऑफ विच ऑफ द अलाउ, है ना। तो ये किसके टाइप है साथियों, आप लोगों को पता है ये प्रिंटर के टाइप है, माउस के ये नहीं है। माउस के दो प्रकार होते हैं, माउस का एक होता है हमारा ऑप्टिकल और एक होता है साथियों मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल, ये दो प्रकार होते हैं माउस के। मॉनिटर के आपको पता है तीन प्रकार होते हैं, एलसीडी, एलईडी और सीआरटी। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड और सीआरटी कैथोड रे ट्यूब। कीबोर्ड के आपको पता है तीन प्रकार के टाइप होते हैं, एक है डिवॉर्की, एक है अजर्टी, अजर्टी और एक है हमारा डेवर की, अजर्टी और एक क्वार्ट की, क्वार्ट की, ठीक है, क्वार्ट की। ये तीन प्रकार के कीबोर्ड्स होते हैं, है ना। तो अगर कीबोर्ड्स के बारे में पूछा जाए तो डेफिनेटली आप लोग बता सकते हैं, बट यहाँ आंसर जो है वो बी करेक्ट आंसर है, दैट इज प्रिंटर। देखिएगा, विच ऑफ द बिलो, हाँ, विच ऑफ द बिलो रिप्रेजेंट्स अ बूटेबल डिस्क, विच ऑफ द बिलो रिप्रेजेंट अ बूटेबल डिस्क। तो बूटेबल डिस्क का निम्नलिखित में से कौन सा रिप्रेजेंट करता है, and a disk that used to load DOS into the RAM, the high disk of a computer system and mini flow disk या CD-ROM। तो बूटेबल डिस्क कौन सी होती है, एंड देखो जी, डिवाइस है प्रिंटर, हाँ डेफिनेटली राहुल जी, आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। इसका आंसर क्या होगा फटाफट से बताइएगा। देखो, आप लोग गलत जवाब दे रहे हैं, जवाब यहाँ पर सही है बी, द हाई डिस्क ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम, है ना। तो इसका आंसर, सॉरी 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 सॉरी, डिस्क दैट इज यूज टू लोड डॉस इनटू द रैम। हाँ, बहुत सुंदर, ये इसका करेक्ट जवाब है। आ डिस्क, ऐसी डिस्क जहां से डॉस, डॉस मतलब किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को कहाँ लोड किया जाता है, और रैम के अंदर, उस डिस्क को हम लोग बूटेबल डिस्क कहते हैं। ये बिल्कुल ए सही जवाब है, मैं गलत था, आप सही थे, है ना। उसके लिए माफी चाहता हूं, ठीक है। तो ऐसी डिस्क जिसमें से, यहाँ एक एग्जांपल दिया डॉस, बस डॉस की जगह पर आप कुछ भी रख सकते हैं, विंडोज रख सकते हैं, लाइनेक्स रख सकते हैं, एंड मैकिन्टोश रख सकते हैं, एंड्रॉइड रख सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम रख सकते हैं। तो ऐसी डिस्क जहां से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम के अंदर लोड किया जाता है, ऐसी डिस्क को बूटेबल डिस्क कहते हैं। जैसे हाई डिस्क, है ना, बूटेबल डिस्क है, जैसे पेन ड्राइव बूटेबल डिस्क बनाई जा सकती है, जैसे कि कोई सीडी भी बूटेबल डिस्क बनाई जा सकती है, जैसे कि नेटवर्क को भी बूटेबल बनाया जा सकता है, क्योंकि कंप्यूटर को नेटवर्क के माध्यम से भी बूट कराया जा सकता है, ठीक है। बूट कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल चाहिए, अब वो ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल जहां से भी आप लेंगे उसे बूटेबल कहेंगे, है ना, सिंपल बात, चलेगा। इज द एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क एंड मेकिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। देखिए बताइएगा, एक्ट ऑफ कॉपिंग और डाउनलोडिंग अ प्रोग्राम फ्रॉम अ नेटवर्क, ऐसा कौन सा एक्ट होता है जिससे किसी भी चीज को कॉपी किया जाता है, डाउनलोड किया जाता है, कहां से, नेटवर्क से, एंड जिसकी मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, डाउनलोड करके मल्टीपल कॉपीज बनाई जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, फटाफट से बताइएगा। उसे हम क्या, हाँ, ऐसा एक प्रोग्राम, ऐसा एक प्रोग्राम जिसे डाउनलोड करके उसकी बहुत सारी कॉपी बना दी जाती है, मतलब एक सॉफ्टवेयर जिसकी मल्टीपल कॉपीज को बना दिया जाता है और अलग अलग लोग उसको अलग अलग नाम से यूज करने लग जाते हैं, तो वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाती है। सिंपल सी भली बात है, जैसे मान लीजिएगा हमारा एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस ऐप है, अब कोई बंदा उसे डाउनलोड करे और उसी के कोड को यूज करे और मल्टीपल एप्स बना दे इसी कोड का यूज करके, हमारा एडवांस कंप्यूटर क्लासेस जिस कोडिंग से बना हुआ है उस कोडिंग को डाउनलोड करके मल्टीपल एप्स बना के रेडी कर दे, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे। पायरेसी मतलब ये एक्चुअल में ओरिजिनल सॉफ्टवेयर नहीं है, इसकी और भी डुप्लीकेट कॉपीज बनाकर रेडी कर दी गई है ना। उसका एक कोई ओरिजिनल होगा बट उसकी अन्य जो कॉपी होंगी उसे हम सॉफ्टवेयर पायरेसी कहेंगे, समझ गए, चलेगा। बट ऐसा होता नहीं है, किया नहीं जा सकता है, क्योंकि वहां पर
हाँ, कॉपीराइट क्लेम्प हो जाते हैं, वहां केसेस हो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा। वेबसाइट मेन पेज इज कॉल्ड इट पेज। वेबसाइट का सबसे मुख्य जो पेज होता है उस पेज को क्या कहते हैं? यार आप लोग जानते हैं, एंड बहुत सुंदर, आप लोग उसको हम बोलते हैं होम पेज कहते हैं। वेबसाइट का ऐसा पेज जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज होता है, जो मुख्य पेज होता है, उस पेज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं। तो कोई दिक्कत तो नहीं है साथियों। होम पेज किसे कहा जाता है? किसी भी वेबसाइट का जो हमारा पहला पेज होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? होम पेज कहते हैं, या फिर उसे होम पेज कहा जाता है। ठीक है जी, चलेगा। तो ये था आज का हमारा धमाकेदार सेशन, और आशा करता हूँ ये सेशन आप लोगों के लिए यूजफुल रहा होगा। आज तो मैंने कंप्यूटर भी मैं थोड़ा टाइम लिया, एक्सप्लेनेशन अच्छा दिया आई थिंक, जहां तक मैंने कोशिश करी है। एंड हाँ सर, गेटवे एंड फायरवॉल में क्या डिफरेंस है? हाँ, गेटवे एंड फायरवॉल देखिएगा, गेटवे जो है वो नेटवर्क पर काम करता है, और फायरवॉल जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम में काम करता है। देखो देखो, गेटवे और फायरवॉल दोनों का काम है प्रोटेक्शन देना। हाँ जी, गेटवे और फायरवॉल दोनों का काम है प्रोटेक्शन देना, सिक्योरिटी से संबंधित होते हैं, बट छोटा सा अंतर है। फायरवॉल ऑपरेटिंग सिस्टम में सिक्योरिटी देता है, और गेटवे नेटवर्क पर सिक्योरिटी देता है ना, ये अंतर है। समझ गए? चलेगा। अब फटाफट से अपना अपना स्कोर बता दीजिएगा, आपका कितना स्कोर रहा। जो फैक्स मशीन का आप फुल फॉर्म पूछ रहे हैं, ये फुल फॉर्म नोट्स में दिया, फैक्सीमाइल। फैक्सीमाइल फैक्स मशीन का पूरा नाम होता है, जो कि स्कैनर और प्रिंटर दोनों का काम करता है। समझ गए साथियों? चलेगा। कोई दिक्कत किसी को? चलेगा, फटाफट से बताइएगा। कोई समस्या किसी को? यस यस। कितने सही रहे? अमित का 10 में से 10, 10 में से 8। ठीक है जी। तो कल इसी समय पर आइएगा, एंड कल शाम को 7 बजे आपकी क्लास रहेगी, और शाम के 7 बजे वाली क्लास आपको मिलेगी, जिसमें 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहेंगे, 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहेंगे। कल आ जाइएगा, कल इसी समय पर मिलते हैं। जी दोस्तों, ये था हमारा आज का धमाकेदार सेशन, एंड जे का दूसरा मॉडल टेस्ट पेपर आज हमने आपको सॉल्व कराया, जिसमें 10 क्वेश्चन कंप्यूटर के रहे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश के रहे। तो ऐसे ही पर डे लाते रहेंगे। क्लास बंद करने से पहले बता दूं, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है तो फटाफट से कर लीजिएगा यार रामबाण कोर्स ज्वाइन, जिसमें हम लोगों ने इंग्लिश और कंप्यूटर का कंप्लीट सिलेबस रिकॉर्ड यहाँ दे दिया है, और अभी लाइव यहाँ टेस्ट पेपर सॉल्व कराए जा रहे हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो आप एफएलटी ज्वाइन करिए, जो कि मॉडल टेस्ट पेपर है। करीब 30 प्लस मॉडल टेस्ट पेपर यहाँ आपको डाल रखे हैं, प्रैक्टिस कराई जा रही है, सॉल्यूशन भी दिया जा रहा है, और ये दोनों कोर्सेस इस एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है साथियों। और आप ये पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, जिसका नाम एडवांस्ड कंप्यूटर क्लासेस है। एंड फटाफट से बताइएगा कितना इंग्लिश का स्कोर बताइएगा, और कंप्यूटर का स्कोर बताइएगा, कितने में से कितने सही रहे, और ऑल ओवर स्कोर बताइएगा कितने सही रहे। जी, एंड फटाफट से शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो यार, ये बहुत गलत बात है, आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, लाइक कर डालिएगा एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलता है आपका भाई इसी प्रकार के धमाकेदार सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों, एंड कल मिलते हैं इसी 8 बजे मेरे दोस्तों। जय हिंद।